Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. In today's lesson we will learn about cell cycle. The content of this video will contain definition of cell cycle, phases of cell cycle, interface and phases of interface. Let us start with the cell cycle definition. स्टूडेंट्स सेल साइकिल वो सीरीज ऑफ इवेंट्स रखता है जिसमें एक सेल अपने आप को प्रोड्यूस करवाता है, अपने सेल को डिवाइड करवाता है और डिवीजन के बाद न्यू सेल्स की प्रोडक्शन हो जाती है। यानी एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा न्यू डॉटर सेल्स में और जो डॉटर सेल्स होंगे वो दोबारा से अपने सेल को डिवीजन फेज में लेकर आएंगे। इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट साइक्लिक एक्टिविटी को आप सेल साइकिल कहते हैं। Phases of cell cycle. There are two major phases of cell cycle. These phases are interphase and mitotic or M phase. इंटरफेस बच्चों सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज होता है। इस फेज के अंदर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सेल ने अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करना होता है। ये टोटल सेल साइकिल का 90% होता है। माइटोटिक और एम फेज़ को अगर हम इंटरफेस से कंपेयर करें तो ये शॉर्ट फेज़ है सेल साइकिल का। ये अल्टरनेट करता है इंटरफेस के साथ, इसको हम सेल डिवीजन फेज़ भी कहते हैं और ये टोटल सेल साइकिल का 10% रखता है। तो अगर हम देखें सेल साइकिल कम्प्लीटली किस पर बेस करता है तो सेल साइकिल कम्प्लीटली इंटरफेस पर बेस करता है और उसका सिर्फ 10% हिस्सा डिवीजन फेज़ यानी माइटोटिक फेज़ का है। Now let us start what is mean by interphase. बच्चों इंटरफेस सेल का वो फेज होता है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है और इसके अंदर सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इसका सेकंड नेम प्रेपरेटरी फेज भी होता है। ये वो वक्त होता है जिसके अंदर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब ये अपने सबसे ज़्यादा रिएक्शन इस फेज में करता है ताकि अपने नेक्स्ट फेज के लिए ये तैयार हो सके। नाउ द फेजेस ऑफ इंटरफेस। बच्चों इंटरफेस के टोटल 3 फेजेस होते हैं। G1 यानी गैप 1 फेज, S फेज यानी सिंथेसिस फेज, G2 फेज यानी गैप 2 फेज। बच्चों G1 फेज वो फेज होता है जहाँ पर सेल साइकिल स्टार्ट होता है। इसका सबसे पहला काम ये होता है कि ये अपनी सप्लाई ऑफ प्रोटीन को ज़्यादा कर देता है। सेल का साइज़ ग्रोथ में ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो भी अपने आप को ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसकी रीज़न ये होती है कि बच्चों क्योंकि एक सेल ने 2 सेल में डिवाइड होना है तो सेल अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करता है कि जब वो 2 सेल्स में डिवाइड हो तो किसी भी सेल में ऑर्गेनेली की कमी ना रहे। इसके अलावा यहाँ पर वेरियस एंजाइम्स की प्रोडक्शन भी होती है फॉर द पर्पस ऑफ एस फेज। बच्चों G1 फेज की जितनी भी प्रेपरेशन होती है, जितनी भी चीज़ों की प्रोडक्शन हो रही होती है वो बेसिकली एस फेज के लिए होती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम सेल का साइज जो है वो बढ़ रहा है, न्यूक्लियोलस वहीं पर रहेगा, क्रोमेटिन थ्रेड भी वैसे ही रहेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा और सेंट्रोमियर यानी जो सेंट्रोसोम्स हैं वो जो है वो अपनी साइज को इंक्रीज कर देंगे, अपनी डुप्लीकेशन में आ जाएंगे। बच्चों एस फेज सेल साइकिल का वो फेज है जिसके अंदर डीएनए अपने आप की डुप्लीकेशन कर देता है और इसके पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर यहाँ पे आपको 2 क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं। सिंगल क्रोमेटिड ऑन द लेफ्ट साइड एक ब्लू कलर का है और एक पिंक कलर का है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन के बाद क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेट हो गई है और वो दोनों आपस में अटैच हैं सेंट्रोमियर से, जैसे कि ब्लू ब्लू के साथ अटैच है और पिंक पिंक के साथ अटैच है। इस यहाँ पर जितनी भी जीन्स होती हैं वो सेम टू सेम डुप्लीकेट होती हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम यहाँ पर आपको 2 अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड पर और 2 डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं राइट साइड पर। अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें तो हमें वहाँ पर भी सेंट्रोमियर नज़र आएगा और राइट साइड पर भी सेंट्रोमियर नज़र आएगा। बस फ़र्क सिर्फ इतना है बच्चों कि जो अनडुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होते हैं उनके पास सिंगल आर्म होता है, जबकि डुप्लीकेशन के बाद यही सिंगल आर्म डुप्लीकेट होकर 2 आर्म्स में बदल जाता है और 2 डुप्लीकेटेड आर्म सेंट्रल रीजन से अटैच होते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं।
नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर पर्पल और पर्पल क्रोमोसोम राइट साइड पर सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। इसी तरह ग्रीन ग्रीन क्रोमोसोम एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। जबकि अगर हम देखें पर्पल और ग्रीन को तो ये दोनों एक दूसरे के क्रोमेटिड्स नहीं हैं, इसीलिए इसको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास G2 फेज़ आता है। बच्चों G2 फेज़ बिल्कुल सेम टू सेम G1 फेज़ जैसा होता है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि G2 फेज़ सबसे लास्ट फेज़ है सेल साइकिल का, जबकि G1 फेज़ इज़ द स्टार्टिंग फेज़ ऑफ सेल साइकिल। इसके अलावा G1 फेज़ की जितनी भी प्रेपरेशन होती है वो S फेज़ के लिए होती है, जबकि G2 फेज़ की जितनी भी प्रेपरेशन है वो माइटोटिक फेज़ यानी M फेज़ के लिए होती है। इसमें भी सेल अपनी सप्लाई ऑफ प्रोटीन को ज़्यादा कर देता है। ये प्रोटीन्स किसके लिए ज़रूरी होंगी? ये प्रोटीन्स माइटोसिस के लिए ज़रूरी होंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। इस वक्त भी सेल का जो साइज़ होता है वो मज़ीद ग्रो में आ जाता है। बच्चों एक ख़ास फेज़ जिसको हम G0 फेज़ कहते हैं, ये फेज़ जो है वो उस वक़्त आता है जब सेल अपने आप को परमानेंटली या टेम्परेरी स्टॉप कर देता है डिवीजन से और एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसको हम इनएक्टिविटी या क्विसेंट स्टेट का नाम देते हैं। G0 या G0 फेज़ कुछ सेल्स में होता है जबकि कुछ सेल्स में बिल्कुल नहीं होता। बच्चों G0 फेज़ में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हमेशा G1 फेज़ के बाद G0 फेज़ या G0 फेज़ में जाते हैं। इसमें कुछ सेल्स ऐसे हैं जो लामहदूद टाइम पीरियड के लिए अपने आप को G0 फेज़ में रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स यानी हमारे ब्रेन सेल्स। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कुछ अरसे तो G0 फेज़ में रहते हैं लेकिन फिर दोबारा से अपने सेल साइकिल को दोबारा से रीगेन कर लेते हैं। इस सेमी परमानेंटली फेज़ में जो सेल्स आते हैं उनमें हमारे पास लिवर और किडनी के सेल्स शामिल हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाते। इन सेल्स को हम एपिथेलियल सेल्स का नाम देते हैं। Hope so this video will help you a lot in understanding cell cycle. Thank you for listening.